बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। बारिश के बाद की सूरत हाल कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। मैं पानी के अलावा वैसे भी दीगर जगहों की बात करी हूँ। बहुत सारे इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग हो, उसके साथ साथ जो पानी खड़े होने के मसाइल हैं, फिर वहाँ पर जो अब इंतज़ामी मसाइल हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लाहौर के अंदर मैं बात कर रही हूँ सूरत हाल है बेहतर। लेकिन दीगर इलाकों की जब हम बात करें वहाँ सैलाबी की सी सूरत हाल है जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ जानी नुकसान की इतलात भी आ रही हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ये बारिशों वाला जो मामला है ये रहमत का ही बाइस बने। और एक ही ख़ानदान के, मेरे न्यूज़ में भी अखबार में भी मेरे सामने ख़बर है कि ये बारिशें हुई हैं जो पंजाब से, इससे अच्छी खासी तबाही हुई है और एक ही ख़ानदान के 5 अफराद समेत 36 जाँ बहक हुए हैं इन बारिशों में। और दरियाए जहलम में भी जी सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। ये तो है बारिशों के हवाले से सूरत हाल। लेकिन कल पाकिस्तान एयरलाइंस के हवाले से एक अच्छी खबर आई। PIA की जब हम बात करते हैं तो कल जी PIA पर जो पाबंदी बरतानिया में थी लगी हुई कि PIA वहाँ पर नहीं ऑपरेट कर सकती, वो पाबंदी ख़त्म हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। और तहरीक इंसाफ के अरकान ने गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जिसकी वजह से मुल्क को आलमी सतह पर जो नुकसान उठाना पड़ा। और उसकी एक बड़ी वजह PIA की जो परवाज़ें हैं उनकी बरतानवी एयर स्पेस के अंदर पाबंदी थी, जो कि अब ख़त्म हो गई है। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि तमाम कंपनीज़ जो हैं अपना फ़्लाइट ऑपरेशन उसके लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं, जो भी वहाँ पर इस तरह से एयर स्पेस के अंदर करना चाहते हैं। और साथ साथ बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान एयरलाइन से सफ़र की वो मुंतज़र हैं। तो ये अच्छी खबर है जी, जो पाबंदी लगी थी अब बिलाखिर ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ साथ जी हम आज सुबह जिस टॉप स्टोरी के हवाले से बात कर रहे हैं वो सिंध के इलाके सांगड़ में बात करेंगे। हम सबको याद है कि जून 2024 में एक बेरहम वडेरे ने एक बेजुबान जो ऊँटनी है, जो भूख से मजबूर होकर इसके खेत में घुस गई थी, उसकी टांग को कुल्हाड़ी से काट दिया था। और ये वाक़या जब हुआ तो इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी जो कह ले बातचीत भी हुई, आवाज़ें बुलंद हुई और जुल्म दरंदगी की एक मिसाल थी, जो कि ना सिर्फ सिंध के लोगों को हिलाया बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस गम गुस्से की लहर दौड़ी। उसके बाद जी कराची में जो जानवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाला इदारा है, उसने उस ऊँटनी को अपनी तहवील में लिया, उसके बाद उसका इलाज कराया, उसे कैमी का नाम दिया और एक पहचान दी। 1 साल से ज़ायद का अरसा तक इसकी निगहदाश्त की गई और इसका इलाज भी किया गया। और अब इस ऊँटनी को मसनूई टांग लगाकर चलने के काबिल बना दिया गया है। ये जो आप विजुअल्स भी आप देख रहे हैं हमारी TV स्क्रीन्स के ऊपर, हम जहाँ पे हमेशा इंसानों के हकूक़ के हवाले से, इंसानों के साथ हमदर्दी के हवाले से, रहम के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर जब जानवरों की बात की जाए तो वो भी सब के हकदार हैं। उनके कावानीन, उनके हवाले से उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना। और इस तरह के कई वाक़यात हैं जो होते हैं और आई डोंट नो किस थॉट प्रोसेस या मेंटल स्टेट में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के करते हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि जो एनिमल वेलफेयर के शेल्टर है CDRC की, इन्होंने अंत तक मेहनत की और इसके बाद ये बिलाखिर चलने फिरने के काबिल हो गई है इस आर्टिफिशियल जो टांग है उससे। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली मौजूद है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर, जब ये वाक़या हुआ था तो हमने इस पे तब भी डिस्कशन की थी, लेकिन आई रियली वांट कि ये बड़ी एक अच्छा स्टेप भी था और इस वाक़े ने बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हमारी आंखें भी खोली हैं। जी, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा उस इदारे को जिन्होंने ये इतना अच्छा काम किया और एटलीस्ट उस एनिमल को इस काबिल बनाया कि वो दोबारा अपनी टांग पे खड़ा हो सकता है या थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो हर सूरत में हमें एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग, ये इंसान के होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम इंसान हैं तो हमें इन बेज़बान जानवरों को
समझना चाहिए कि वो कितनी तकलीफ़ में होंगे। जब हम इंसानों की टांग कटती है तो जितनी तकलीफ़ हमें होती है उतनी ही उनको होती है। तो अगर ये इस तरह से है कि वो भूख के हवाले से अगर उसने किसी खेत में कर लिया, तो अगर हम इंसान हैं तो पहले तो उसका ये ख्याल रखना चाहिए कि हम उतनी ही तकलीफ़ उसको दे रहे हैं जितनी किसी इंसान को हो सकती है। तो ये जो फीलिंग्स हैं जानवरों की, अगर ये असल में हम माशरे की बात करें तो माशरा तहज़ीब ये तभी आती है, एक अच्छा माशरा तभी होता है जब हम इंसानों को जानवरों को हम ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनके भूख का ख्याल करते हैं और अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी ट्रीट करते हैं। तो ये इस तरह से मीडिया में ये चीज़ें आनी और पब्लिक को ये मैसेज जाना मींस के हम अगर इस सिविलाइज्ड दौर के अंदर मौजूद हैं तो हमें ऐसी ये हरकतें नहीं करनी चाहिए और पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये नामुनासिब हैं, ये हमारे सोसाइटियल नॉर्म्स जो हैं उसको ये हिट कर रहे हैं। हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं, तो मुसलमान तो बाद में आता है। जो इस्लाम ने तो हमें बहुत सख्ती से जानवरों के ऊपर रहम करने वाला ये। अच्छा प्रोफेसर, ये बड़ा कॉमन हो गया। अभी रिसेंट टाइम्स में कोई डेढ़ हफ्ता पुरानी बात है कि एक ख़ातून इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो जानवर थे जिसमें खरगोश और मुख्तलिफ पेट्स उनको कत्ल करके उनको मारकर उन्होंने पिक्चर्स अपलोड की। आई डोंट नो, उस पर कहा जा रहा था जी कि उनकी मेंटल स्टेट ख़राब है या वो साइकोलॉजिकली अपसेट है। ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हों या दीगर जानवर हों उनको इस तरह से बेरहमी का शिकार बनते हैं वो इंसानों के हाथों। देखिए, अगर हम थर्ड वर्ल्ड या पाकिस्तान की बात करें तो फ्रस्ट्रेशन में हम ये कौम इतनी ज़्यादा चली गई है कि एक तो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है और अगर आप साइकोलॉजी या नफ्सियात को समझते हैं तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपको हिट करने में मज़ा आता है, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे कुछ। अगर साइकोलॉजी वाले के पास पे जाए ना तो वो कहते हैं अच्छा आप अपना गुस्सा निकालें, तो वो चाहे पिलो को हिट करें चाहे जैसे भी हिट करें। तो ऐसे लोग जिनके पास पेट्स हैं या एनिमल्स हैं या वो अपने गुस्से की अपने फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से निकालते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करें डॉक्टर कुर्रतुलैन शफकत हमारे साथ मौजूद हैं, जिस इदारे को हम सराह रहे हैं, जिन्होंने इस सारे जो सीन है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। डायरेक्टर ऑफ वेटनरी सर्विसेज CDRS हमारे साथ मौजूद हैं जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुर्रतुलैन, बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं आज 1 साल बाद, जिस ऊंचनी के साथ ये वाक़या पेश आया, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, आपके इदारे ने इसको टेक ओवर किया और अब आप लोगों ने इसको ट्रीटमेंट के साथ साथ एक आर्टिफिशियल चीज़ भी जो टांग है वो भी लगाई है जिससे वो चलने फिरने के काबिल हुई है। मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस से गो थ्रू कराएं कि कैसा ट्रीटमेंट रहा और फिर जब ये आप लोगों ने इस आर्टिफिशियल लेग के हवाले से उसको इनिशिएट किया तो चैलेंजेस क्या थे? स्टार्टिंग में तो पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी शाजिया मारी और कुर्रतुलैन मारी का, जिनके वजह से ये पॉसिबल हो सका था कि हम सक्सेसफुल हुए थे कैमी को अपनी तरफ लाने के लिए। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही पेशेंस के साथ हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इट लाइक टुक अस ऑलमोस्ट अ ईयर, जिसमें हम लोगों ने कैमी को रिहेबिलिटेट किया बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उसकी फ़िज़िकल और मेंटल स्टेट को और इमोशनल स्टेट को हमने उसको स्टेबल करने की कोशिश की। वी गॉट अनदर एनिमल जिसका नाम कैली है, वो भी एक कैमल है। हमने उसकी अब नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो इसका इमोशनल सपोर्ट एनिमल था। उसके बाद लाइक हमारे पास जो एक बहुत ही वर्ल्ड नोन ऑर्थोपेडिक हैं जो कि प्रोस्थेटिक्स में काम करते हैं, डेरिक, ही ऑफर्ड अस कि वो कैमी की लेग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं एंड वी वेलकम्ड हिम इन नवंबर। और सिंस लाइक अभी 2 महीने पहले कैमी की जो प्रोस्थेटिक लेग थी वो USA से बन के आ गई थी, तब से हम ग्रेजुअली कैमी को उसके साथ ना फेमिलराइज कर रहे थे, उसको हम दिखा रहे थे, उसको हम पहना रहे थे। एंड 2 दिन पहले हमें डेरिक ने कहा कि आप इसको अब पहना के छोड़ दें। और जब हमने छोड़ा तो इट वाज अ मिरेकल कि कैमी जस्ट स्टूड अप, उसने अभी आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट किया, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि वो उस पर कंफर्टेबल हो सकेगी। और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितने भी ऐसे केसेस हैं, स्पेशली कैमी और जितने भी अब्यूज़ केसेस हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक इन करें और हम उनको वो
एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिनकी उसको ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन, अभी आप बात करिए प्रोस्थेटिक लेग के हवाले से, जाहिर है ये प्रोसेस वैसे तो आइडियल है कहीं ना कहीं, लेकिन आई रियली वांट के जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि इस तरह के अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस आते हैं, ये किस तरह से ट्रिकी केस था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जब इसको टेकअप किया तो आप लोगों ने आपको एक ऑर्थोपेडिक की भी सर्विसेज मिल गई एंड ऑल दैट। मैं चाहती हूँ कि आपके इदारे के तहत कितने इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और आप हमें बताएं कि उनको आप किस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हम लोग बेसिकली मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसमें से पहला हमारा जो टारगेट है वो है एनिमल पॉपुलेशन कंट्रोल का, विच इज़ नोन एज TNVR, ट्रैप नेट और वैक्सीनेट रिलीज। इसमें हम लोग डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट हमारा एनिमल रेस्क्यू का है, जिसमें जितने भी मोस्टली रोड के ऊपर एनिमल्स आपको इस तरह मिलते हैं, हिट एंड रन केसेस हो गए, किसी ने एनिमल को अब्यूज़ कर दिया। जैसे अभी एक कैमी के बाद एक और वायरल केस था जो अभी आपने देखा होगा, एक डोंकी था DI खान में जिसको कुछ लोग पानी में डुबो रहे थे, कुछ बच्चे। वो भी हमारे पास हमारे इस्लामाबाद शेल्टर पे है, हमारे उसकी भी कोशिश है हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकें। फिर ऐसे इतने ज़्यादा केसेस हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई पैरालाइज है, कोई देख नहीं सकता, किसी को किसी ने पेट रखा हुआ था लेकिन वो उसको अब्यूज़ कर रहे थे, देन वी हैव टू हमें उनसे लेना पड़ा वो एनिमल। तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ स्टोरीज जो कि वायरल नहीं है, बट वी आर हेल्पिंग देम इन डिफरेंट सिनेरियोज। उसके बाद हम लोग पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, लाइक वी वांट टू एजुकेट पीपल कि व्हाई दीज एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द बेसिक एनिमल राइट्स। इस्लाम में जानवरों से रिलेटेड हमें क्या अहकाम दिए गए हैं। हम लोग न्यू वॉलंटियर्स को और जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं, हम वी आर ट्रेनिंग देम कि हाउ दे हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दीज एनिमल्स। और जिस तरह खुदा न खास्ता कोई अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटीज़ इंसानों को एड दे रही होती हैं, वी आर हेल्पिंग एनिमल्स इन दोज सिनेरियोज। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिस पे हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट वन मैन इशू। बिल्कुल, इसमें सारे नेशन को काम करना पड़ेगा। आई एम ग्लैड कि आपका इदारा इस हवाले से काम कर रहा है। प्रोफेसर साहब, अभी जिस तरह कुर्रतुलैन भी बात कर रही हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है, हम हमेशा से जो वेलफेयर की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो हमारा मेजरली फोकस जो होता है वो इंसानों के हवाले से होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसे इदारे भी ऑपरेशनल होने चाहिए, जैसे कुर्रतुलैन बात करी हैं, जो जानवरों को स्पेसिफिकली फोकस करें और नेचुरल डिज़ास्टर्स की जहाँ हम बात करें या इस तरह के अब्यूज़ केसेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए मज़ीद किस तरह से इन इदारों को ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है हमारे पास इदारे तो हैं, जैसे ये इदारा है SPCA के नाम से, कि इंसदाद बेरहमी हैवानात, कि इसके रूल्स रेगुलेशंस भी हैं। हमने कुछ अर्सा पहले इसको रिवाइज़ भी किया था कि उसकी पनिशमेंट वो 8 आने 12 आने या इस तरह से थी कि जब आप एनिमल्स को उस तरह से ट्रीट करते हैं, अपने गधे या घोड़े को मारते हैं या वज़न ज़्यादा डालते हैं या किसी भी जानवर के साथ जुल्म होता है तो उसकी पनिशमेंट थी। उसको हमने थोड़ा रिवाइज़ तो किया है और ये पूरी दुनिया में काम करता है। पाकिस्तान में भी इसका ऑफिस है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि ये जानवर उन लोगों के पास होते हैं जो गरीब लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको इस तरह से समझ नहीं है कि हमें प्रॉपर इनकी ट्रीटमेंट और भूख और उन चीज़ों का ख्याल रखना है। या पब्लिक के लिए मेरा ख्याल सबसे बेहतर जो रोल प्ले हो सकता है वो मीडिया है। तो मीडिया एजुकेट करे कि इन जानवरों की भी ज़रूरियात वही हैं जो इंसानों की ज़रूरियात है। और जैसे अभी इसने मिसाल दी कि अगर सैलाब के अंदर इंसान आ रहे हैं या जानवर भी आ रहे हैं तो जानवरों को भी उतनी ही भूख होती है, उतना ही एहसास होता है, वो अपने शेल्टर को खो चुके होते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को हम बचा सकते हैं उनको फूड दे के, कि वहाँ पे ये एहसास होना चाहिए कि एक अगर कैंप लगा हुआ है इंसानों के लिए तो जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ चारा या उस तरह की कुछ स्पेसिफिक फूड होनी चाहिए। और मीडिया कंसिस्टेंटली एजुकेट करे पब्लिक को, जैसे अभी ये प्रोग्राम हो रहा है तो हमें इन जानवरों का ख्याल करना है जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, या हमने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, या हमने एनिमल्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाय भैंस बकरी है, इनका भी ख्याल उसी अंदाज से रखना है। अदरवाइज़ अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं लेजिस्लेशन को, हम SPCA की तरह कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना लें, शेल्टर होम बना लें, ऑर्फनेज बना लें,
तो जैसे ये तो प्राइवेट इदारा होगा जिन्होंने ये इतना अच्छा काम किया कि उसकी पूरी टांग को अरेंज कर लिया और सर्टनली कुछ फंड्स भी अरेंज किए होते। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई शेल्टर होम बना लेती है तो मेरा ख्याल वो बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा। हम कुरतुलैन, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है आप लोगों ने इस चीज़ को अपने ओन के ऊपर किया है, लेकिन डॉक्टर साहब की बात से आप कितना अग्री करती हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि स्टेट लेवल के ऊपर भी हमें ऐसे शेल्टर होम्स और इस तरह के अब्यूज़ केसेस को केटर करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली ये अब जिस क्लास या तबके की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब इज़ सो राइट कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे होते हैं। सो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट कि हम लोगों को अवेयर भी करें कि ये भी उतने ही रहमदिली के मुस्तहिक हैं जितने इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे मल्टीपल शेल्टर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। हम इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं, हम कराची में काम कर रहे हैं, हम लाहौर में काम कर रहे हैं, हम स्कर्दू में काम कर रहे हैं। एंड वी आर हैविंग अ ह्यूज सर्कल ऑफ वॉलंटियर्स कि पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी किसी एनिमल को हेल्प की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको करें। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वांट कि हर सिटी में एक ऐसा एनिमल शेल्टर लाजमी होना चाहिए जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। बट ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट और बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग कोशिश करें कि अगर हम लोग जो हमारे बच्चों का एकेडमिक है उसके अंदर हम लोग कोई ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा सकें, हम फ्री कैंप्स लगवा सकें जहाँ पे हम बस्तियों में जाके लोगों को एजुकेट कर सकें कि उनकी रोजी रोटी इन जानवरों के साथ लगी हुई है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुरतुलैन, बहुत शुक्रिया आपका भी, प्रोफेसर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी जिस टॉपिक के ऊपर इनफैक्ट मुझे ब्रेक नहीं लेनी है, लेकिन मैं जिस टॉपिक की तरफ आ रही हूँ बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है और जहाँ पे हम सब मीडिया इंडस्ट्री के लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हर तबके की ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ हमारी एक बहुत सीनियर और हमारी इंडस्ट्री की खातून एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर साहिबा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर चंद पिक्चर्स अपलोड की और जो देखकर बहुत दिल दुखा भी और दिल इनफैक्ट दहल गया, क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर्स डाली वो इतनी जो कह लें खौफनाक थी, क्योंकि उन्होंने इतराफ़ किया कि ये ज़ख़म जो है उनके साबिक़ शौहर के तशद्दुद के हैं और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमने से पहले आयशा जहाज़ेब का केस देखा, फिर हमारी मीडिया इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रही हैं और हमें बज़ाहिर तौर पे तो ये स्क्रीन पर बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन बैक एंड पे कितनी स्ट्रगल से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ जैस्मीन मंजूर साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जैस्मीन साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, आप उनसे कनेक्ट कर लें और फिर मुझे बता दें। ये जो पिक्चर्स थी जी, इसने कहीं ना कहीं बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हमें डराया भी, क्योंकि ये वो बाहिम्मत और एम्पावर्ड ख़वातीन हैं जिनको हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं और हमने भी इनसे बहुत कुछ लर्न किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम टीवी पे बैठकर बड़े वोकल होते हैं इन इशूज़ के ऊपर बात करने के हवाले से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये ऐसी ख़वातीन उसका ख़ुद शिकार होती हैं। इस वक्त जैस्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जैस्मीन मंजूर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम सो सॉरी कि आज आपसे बात हो रही है तो इस टॉपिक के ऊपर हो रही है। आपने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स अपलोड की। आई रियली वांट कि आप हमें अगर बता सकें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। देखिए, मैं एक्चुअली ना आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस नाइटमेयर फॉर द लास्ट 1 ईयर और अभी भी आई एम ऑन माय वे टू द हाई कोर्ट। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे अपनी ब्रेक में शेयर करनी चाहिए चीज़ें या नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि देखें, अगर मैं हिम्मत करके अगर अपनी स्टोरी नहीं बता सकती तो एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मुझे कोई हक नहीं है किसी भी औरत के लिए आवाज़ उठाने का, जो मैं पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ इस मुल्क में। और फॉर द लास्ट 28-30 ईयर्स जो भी मैंने अपनी सहाफती ज़िंदगी में सीखा, मुझे ये समझ आया कि सच के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे हर मकाम पे लड़ना पड़ा और अकेले लड़ना पड़ा। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। आई थिंक
अकेले से मेरी मुराद ये कि पुलिस में जाना, FIR कटाना। देखिए, इवन फॉर अ पर्सन लाइक माय स्टैचर, मुझे इतने धक्के खाने पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने धक्के खाने पड़े हैं एक आदमी को पकड़वाने के लिए, और अभी भी कॉन्स्टेंटली मुझे हरासमेंट की धमकियां दी जा रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, उससे 7 FIRs हैं। और आप यकीन करें, ही इज स्टिल सो पावरफुल विदाउट बीइंग एनीबडी कि पिछले 8 महीने से वो जिन्ना अस्पताल में पड़ा हुआ है विद अ लग्जोरियस लाइफ एंड नोबडी इज बॉदर्ड। पैसे दे रहा है और वहां रह रहा है आराम से। तो मतलब है कि आप ये सोचें कि फिर मैंने सोचा कि आम औरत बेचारी क्या करती होगी। मतलब जिस तरह मैंने FIRs कटवाई, जितने मुझे पुलिस स्टेशन के धक्के, ऑल्दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कराची पुलिस, IG पुलिस ने मेरी बहुत मदद की। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक गवर्नमेंट से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, और ना उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ना मेरी कोई हेल्प की। यू नो, मतलब है आई कांट गेट आउट ऑफ दिस। नॉट ओनली हैज ही डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, he has destroyed my career, he took all my savings, and then you know, मार मुझे इस बात पे खानी पड़ती थी कि I stopped him from adultery। एक शादीशुदा औरत को भगा के, उसके साथ निकाह पर निकाह करके, ज़िना करके, अडल्ट्री करके, उसको भी निकलवा के उसकी जॉब से। मतलब है यू नो, मैं कहाँ से अपनी कहानी शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मुझे तो लग रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू अ नेटफ्लिक्स सीरीज। I used to think कि यार ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। No matter how powerful a woman is, she doesn't have any protection in this country. Let me put it that very, very straightforwardly. Allah Ta'ala has been very kind to me, and the only support that I've got is from Allah. And I'm hats off to the international media कि मुझे उतनी कॉल्स आई हैं इंटरनेशनल मीडिया से, इतनी ज्यादा कॉल्स आई हैं कि बता नहीं सकती। I think you're the first channel in Pakistan who has actually approached me to show your sympathy. मेरा मैसेज खाली इतना है कि देखिए, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सारी पाकिस्तान की अवाम यूनाइट हो और लॉज इतने सख्त किए जाएं खवातीन के लिए, स्पेशली जो वो इस कर्ज से गुजरती हैं। आदमियों की पुलिस स्टेशन में धक्के खाना, अभी भी मैं गार्ड के साथ फिर रही हूँ क्योंकि मुझे जिन्ना अस्पताल से धमकियां मिल रही हैं कि निकलते साथ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो फिर मैं क्या करूं बताएं, मैं ये मुल्क छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो मैं मतलब है who am I am nobody then to raise a voice against the people of Pakistan. So this is my only message, and I'm really thankful कि आपने मुझे वक्त दिया। नहीं, आई एम सो सॉरी जैस्मीन साहिबा, बहुत बहुत मुझे अफसोस है, और आई एम ग्लैड कि मैंने आपको या मेरी टीम ने आपको अप्रोच किया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हम जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिन कवानीन की बात करें, अगर आप जैसी एम्पावर्ड खातून को इतने सारे चैलेंजेस हैं कि आपको हरास किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जितनी बातें हम सुनते हैं कि जी विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ होता है, तो फिर तो ये तो आम औरत को तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। मैं आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें, मुझे मैं 1 साल से पुलिस स्टेशन के एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उल्टा मेरे ऊपर FIR काटी जा रही है। कैन यू बिलीव इट? आई हैव टू फेस दैट नॉनसेंस एज वेल। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप ये चेक कर सकें कि भाई FIR काटने से पहले क्या वो बंदा मुजरिम है या नहीं है, क्या उसने वो जुर्म किया है या नहीं किया। एक सीनियर खातून एंकर पे आप FIR कटवा रहे हैं बिला वजह, बगैर तस्दीक किए, और पुलिस FIR काट रही है। मतलब है इट इज अनबिलीवेबल। जैस्मीन साहिबा, आई एम सो सॉरी, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप अपने इस तरह के इशूज़ को, आपने कहा कि आप 1 साल से इस सारे प्रोसेस से गुजर रही हैं, इनफैक्ट आप सफ़र कर रही हैं। सो आप व्हेन यू डिसाइडेड कि आपने इस चीज़ के बारे में वोकल होना है, आपका आई एम श्योर कि पूरा टाइम ये बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, जैसे आप बता रही हैं कि FIR से लेकर एवरीथिंग। तो अभी मुझे हर दिन कोर्ट जाना पड़ता है। आपने यहाँ कोर्ट की हालत देखी है? मैं लोअर कोर्ट्स के, मैजिस्ट्रेट्स के, ADG कोर्ट्स के मैं धक्के खा के पागल हो गई हूँ।
एनीथिंग मैं अपने प्लेटफॉर्म से आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम सब कहीं ना कहीं वो ख़वातीन हैं जिन्होंने आपको देखा है, आप हमारी सीनियर हैं, आप एक बहुत जाना माना नाम है। अगर आपको इस सारे चीज़ से गुजरना पड़ रहा है तो हम एज अ जूनियर या एज अ कॉलीग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल माई सपोर्ट इज़ विद यू। अल्लाह ताला आपका ये प्रोसेस जो है आसान करे और जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी हरासमेंट हो रही है आई थिंक कि आपको प्रोटेक्शन और सारा वो राइट हासिल होना चाहिए। एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू ऐड टू दिस टॉपिक? I just want to say that thank you very much for giving me an opportunity. लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात खाली बताना चाहती हूँ सारी खवातीन को, जो आदमी is too good to be true in your life ना, और जो आदमी आपसे पैसे मांगता हो, just kick him out of your life, because that is the first red flag in your life. जो आदमी आपसे चेक्स पे चेक्स लिखवा के जा रहा हो in the name of the business that he wants to do, and he just wipes your bloody accounts empty. 28 years I worked and earned my salary, started from 30,000. He's taken everything from me. I'm left with nothing because he was spending all this money on other women. So मतलब है, this is a very red big flag, and ये मेरी अपनी गलती है, मैं एडमिट करती हूँ, ये मेरी अपनी गलती है कि मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, just because my mother was dying in 2023 because she was so sick. She had multiple back injuries and surgeries. For 16 months I was constantly occupied in hospitals. I really didn't even know what is happening and what was happening in my personal life. But people like him need to be exposed, and every woman should speak out without any fear. If she is being harassed or being beaten up or being taken advantage of, she needs to speak out. That's all I need to say. Thank you so much, beta. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। जस्मीन मंजूर हमारे साथ मौजूद थी जी। हमारी मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम है, और जिस तरह से उनका ये प्रोसेस, शी इज़ टेलिंग अस कि कितना चैलेंजिंग है, फ्रॉम कोर्ट्स टू पुलिस, हर जगह पे उनको जो मसाइल हैं। एंड मैं अपने तवज्जुह से, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने ये सारी डिस्कशन के बाद इसको कंक्लूड कैसे करना है, कि अगर सीएम साहिबा हमें सुन रही हैं, चीफ जस्टिस इसका नोटिस ले सकते हैं, एनीवन अथॉरिटीज़ में से कोई भी ऐसा शख्स जो इस चीज़ को टेकअप करे, बिकॉज अगर जैस्मीन जैसी जो एम्पावर्ड खातून है उनको इस तरह की हरासमेंट और इस तरह के टॉर्चर से गुजरना पड़ा है, देन इमेजिन कि एक आम खातून जो घर में है वो कितनी मुश्किल से बोलती है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि अगर आप इस तरह की हरासमेंट या टॉर्चर के ख़िलाफ़ आप पब्लिकली इसको करते हैं, डिस्कस या डिस्क्लोज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद के जो मसाइल होते हैं वो हम सब के सामने हैं। अभी जिस तरह जैस्मीन भी बात कर रही हैं, तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी चीफ जस्टिस से, हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, हमारे जो तमाम तरह अथॉरिटीज़ हैं, सीएम हैं, इसका नोटिस लिया जाए और जो मसाइल इनके हैं और जिस शख्स ने इनके साथ ज़्यादती की है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुबह बखैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर की एक पसमानदा मार्केट समझे जाने वाली टुलिंगटन मार्केट में। अब बाकायदा तौर पर इसका एक हिस्सा रीवैम्प कर दिया गया है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा अभी रीवैम्प किया जाना है। इस मॉडल तर्ज पर बनी मार्केट में जो दुकानदार हैं वो इस मार्केट बनने से कितना खुश हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दुकानदारों का मेयार ज़िंदगी कितना बेहतर हुआ पहले? सर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ऐसे खूबसूरत ऐसी नई मार्केट मिलेगी। ये तो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, कभी उम्मीद नहीं रखी थी, किसी से भी नहीं रखी थी। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम किया, उनको सलाम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मार्केट बनाई है, हर तरफ टाइल पत्थर, शापर भी नज़र नहीं आता। पूरा इतने की संभाल होती थी, इतने की मजबूत होती थी, बहुत ज़्यादा गंद था। उन्होंने पंजाब की ऐसी की सफाई किया, मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आ गया। क्लाइंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, कारोबार भी अच्छा हो गया माशाल्लाह।
बहुत खूबसूरत आ गया। तो क्या कहेंगे कि एक हिस्सा इसका रीवैम्प हो गया, दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं, तो वो जो दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं वो ताजर इसकी इजाज़त देंगे दूसरे? नहीं, वो तो सारा कुछ करना देगा। आज भी मार्केट बनाई है उन्होंने, बाहर भी हमें बना के दिया, पिछली साइड भी बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत काम किया उन्होंने हमारे लिए। हम तो समझते हैं कि जो हमारे लिए हुकूमत ने कर दिया है ना, हम जितना भी दिल की तय गहराइयों से शुक्र अदा करें ना, अल्लाह के बाद ये मरियम नवाज का तो कम है। बहुत मेहनत के साथ जितने भी अमले लगे हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी भी अमले जो है ना इधर मौजूद हैं। कोई भी मामलात में कमी पेशी आती है, वो दुकानदार के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ तावन करते हैं। सफाई के मामलात और भी जो मामलात है बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। एक हिस्सा तो इसका रीवैम्प कर दिया गया LDA की जानिब से, अब दूसरे हिस्से को रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ताजर बरादरी जो इस टोरंटो मार्केट की है वो तो दूसरा हिस्सा रीवैम्प करने के लिए तैयार है? भाईजान सब तैयार हैं। हम सबसे पहले वो DG LDA साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, मैडम से गुजारिश करके जो थोड़ा बहुत कचरा पीछे वाली साइड पे रह गया है ना, वो नाले का, ड्रेन का, वो DG LDA साहब ने, AC साहब ने, कमिश्नर साहब ने, सब ने मिल के जो रिक्वेस्ट की है CM साहबा की, तो वो भी उन्होंने मान लिया है। तो मेरे ख्याल से जल्द वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। टोरंटो मार्केट का जो चिकन सेक्शन है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। मेरा कैमरामैन इमरान सिद्दीकी अगर आपको मेरे अकब में दिखा सके तो किस मॉडल तर्ज पर ये जो दुकानें हैं वो तमीर की गई हैं, और इसी के साथ साथ जो दुकानों के अंदर की रेनोवेशन है वो भी की गई है। और ये जो चिकन सेक्शन के ऊपर जो छत बनाई गई है एक मॉडल तर्ज की, जो एक अच्छा थीम लुक देती है इस मार्केट को। ये वही टोरंटो मार्केट है जो आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल था, लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर ये जो दुकानों के पिंजरे हैं ये दुकानों के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। LDA की जानिब से ये SOPs बनाई गई हैं कि दुकानों के बाहर जो है वो तजावज़ात भी नहीं रखी जाएगी, जबकि दुकानों के अंदर रखी जाएंगी। तो ये देखें बाकायदा तौर पर ये जो पिंजरे हैं ये दुकानों के अंदर रखे गए हैं। और अगर सफाई सुथराई की इस मार्केट की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है इस मार्केट के जो यूनियन अहदेदार हैं उनकी जानिब से कि तकरीबन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है वो इस मार्केट की सफाई का अमल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदारों से भी आपकी बात करवाई हमने। मज़ीद हम किसी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दुकानदार ये जो नई मार्केट बनी है इस मार्केट बनने से किस हद तक खुश हैं, और दूसरा जो कस्टमर हजरात हैं वो जो है वो इस मार्केट बनने से किस हद तक खुश हैं, आपको उनसे भी बात करके दिखाएंगे। और जो मार्केट का तीसरा सेक्शन जो तैयार किया जा रहा है जिसमें स्लॉटर हाउस जो है वो तैयार किया जाएगा, तो वो स्लॉटर हाउस का काम जो है वो अगले माह से शुरू कर दिया जाएगा LDA की जानिब से। तो दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप बताइएगा कि ये जो नई तर्ज की मार्केट LDA की जानिब से तैयार की गई है तो इससे कोई दुकानदारों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ पहले? जी इंशाल्लाह होगा बेहतर। अभी तो सीज़न आउट है, लेकिन ये 2-3 महीने बाद सीज़न आता है तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स का कैसा रिस्पांस है इस मार्केट बनने से? साफ़ सुथराई है, ज़रा कस्टमर इजी हो के आ जाता। पहले ज़रा गंद वगैरह पड़ा होता था, कस्टमर बाहर से बाहर निकल जाता। अच्छा टोरंटो मार्केट लाहौर का अगर जिक्र किया जाता था पहले तो एक बदबूदार मार्केट, एक मतलब पुरानी सी इमारत नज़र आती थी, तो अब भी एक नई चीज़ नज़र आती है। तो आपका पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं अच्छा है, बेहतर है। पहले से अब से काफ़ी फ़र्क है, साफ़ सुथराई में काफ़ी फ़र्क पड़ा, ग्राहक भी ईजी होके आते हैं। अच्छा इस मार्केट बनने में जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने किस हद तक इसको कबूल किया इसकी मार्केट बनने में? थोड़ी सी तंगी तो हुई है, लेकिन बेहतर हो गया। जो थोड़ी तंगी महीना डेढ़ की हुई है जब ये मार्केट तैयार हो रही थी, उसके बाद कुछ बेहतर है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। किसी और से भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ कस्टमर्स हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा आप बताइए, चलें किसी अच्छा ब्रदर इधर आप बताइए, कस्टमर हैं आप? अच्छा आप बताइए, आप कस्टमर हैं? हाँ जी हाँ जी अच्छा तो यहाँ पर जो ख़रीदारी आप करने आए हैं एक नई मार्केट में, बिल्कुल।
तो पहले जब आप आते थे कैसा फील आती थी? अब नई मार्केट बनी है, नई मार्केट में आए हैं तो शुक्र अल्लाह का, बहुत सुकून है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा कीचड़ था, बहुत तंगी होती थी, आना पाँव फिसल गया तो पानी में जा पड़ा पाँव, कपड़े ख़राब। अब शुक्र अल्लाह का बेफिक्र होकर फिर रहे हैं, सुकून है। तो आप क्या समझते हैं कि जो दुकानें बनने से शहरियों के लिए भी आसानी पैदा हुई है? गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, कहते हैं कि हर 1 घंटे 2 बाद इधर सफाई का अमल किया जाता है, जी जी, तो चीज़ों में भी काफ़ी बेहतरी आई है। हाँ जी, चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आई है। सफाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा सफाई है। अब चीज़ को लेने में तंगी नहीं होती, ये चीज़ नहीं थी। वैसे भी सीज़न आउट है, अब जैसे जैसे आगे बेहतरी होगी माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अच्छा लग रहा है। अब पहले जब आते थे कोई बदबू आती थी, ये चीज़ें, मार्केट पुरानी थी, अब कोई पहले हम फैमिली के साथ नहीं थे आ सकते, लेकिन अब कभी ऐसे भी होता है कि फैमिली को दिखाने के लिए भी ले आते हैं, देखें ये वही मार्केट है जहाँ पे आप कहते थे नहीं काम ही छोड़ दो, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं शुक्र है अल्लाह का, अब ठीक है काम भी करो और हमें अब लेके जाया करो। अब हम कहते हैं नहीं अब नहीं लेके जाना। अच्छा, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मार्केट में? आप कस्टमर हैं यहाँ पे? जी पहले आते थे बहुत चिकड़ होता था, खड़ा ही नहीं हो जाता था, स्मेल भी बड़ी होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपके सामने साफ़ सुथरा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। आप नहीं समझते कि जैसे अब टोलिंगटन मार्केट को रेनोवेट किया गया है, रिवैम्प किया गया है, लाहौर में बाकी ऐसी मार्केट्स बननी चाहिए, बाकियों को भी बनाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए, सभी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारी दुनिया में ऐसे ही होगा। ये पाकिस्तान ही है कि जहाँ पे अभी तक सीढ़ियों से काम हो रहा है, वरना एक्सीलेटर लगी हुई है हर जगह पे। अभी ये जो बना के गए ना मार्केट माशाल्लाह बड़ी सी बना के गए, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फॉल्ट छोड़ गए। ये साथ साथ एक छोटी सी नाली बनाई होती ना तो ये पानी बाहर ना जाता, अब वो उसका पानी भी इधर आ रहा है, उसका पानी भी इधर आ रहा है, आप देख रहे हैं साथ साथ सारा पानी खड़ा है। ये साथ एक छोटी नाली होती, सारा पानी उसके बीच में जाता, वो बाहर जाता, पानी बिल्कुल बाहर निकलता ही ना। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा। पहले था कि ये जो पिंजरे थे ये दुकानों के बाहर पड़े होते थे, दुकान के आगे भी जगह घिरी होती थी दुकानदार। अच्छा, अब इसको अंदर ले गए हैं, ये कैसा? ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। पहले तो गुजरा ही नहीं जाता था, अब आपके सामने माशाल्लाह पूरी ग्राउंड बनी हुई है, जैसे मर्जी आए जाएँ, टैलिंग लगी, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा कि जब यहाँ पर टोलिंगटन मार्केट में आया जाता था तो एक मतलब बदबूदार मार्केट और पुरानी मार्केट सफर किया जाता था, लेकिन अब इस मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, नई बनी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का कैसा अमल है? नहीं, ये बहुत अच्छा अमल है गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले जब आते थे तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है, पहले की निस्बत बहुत अच्छा हो गया। तो अब कोई कस्टमर्स को मसला मसाइल कोई होता है यहाँ पे आने से? नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और इनको थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, ये जो दुमसियाँ और पर ये पीछे बनाते हैं ना गंदे पानी में, गवर्नमेंट को चाहिए इनको भी कहना चाहिए कि यार ये ऐसे ना किया करो, जैसे ये बड़े पाए बनते हैं प्लास्टिक में जला के, अवाम ने खाने होते हैं, हमने खाने होते हैं, आपने खाने होते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को ये चाहिए इन चीज़ों पे गौर करेगा। आपने टोलिंगटन मार्केट की हालत देखी, जो नई तर्ज पर और मॉडल तर्ज पर ये मार्केट को बनाया गया है LDA की जानिब से। कस्टमर हजरात की भी आपने गुफ्तगू सुनी, दुकानदारों की गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये टोलिंगटन मार्केट 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 सेक्शन जो हैं वो LDA की जानिब से तैयार कर लिए गए हैं, जबकि जो आखिरी और तीसरा सेक्शन है उस पर स्लॉटर हाउस जो है वो LDA की जानिब से बनाया जाएगा। और इस जो स्लॉटर हाउस का जो स्टार्टिंग अमल है वो तकरीबन 2 माह बाद जो है वो शुरू किया जाएगा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बारिशों के हवाले से बात हमने करनी है, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर भी आ रही है और जो हमें इतलात भी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश ने जल थल तो जहां पे एक जानिब कर दिया है, लेकिन 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश के बाद नाला लई की बात की जाए, उसमें पानी की सतह जो है वो कटारिया के मकाम पर 16 फीट और गवाल मंडी पुल के ऊपर 14 फीट हो गई है। और नाला लई के अतराफ में सायरन भी बजे हैं, और जबकि रेस्क्यू हो, वासा हो, सिविल डिफेंस हो, दीगर तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और तर्जुमान के मुताबिक जी वासा के इमरजेंसी की सूरत में पाक फ़ौज को तलब करने का फैसला भी किया गया है।
आ चुकी है, बल्कि इनफैक्ट ये अपडेट है ताज़ा तरीन हमारे पास, जो कि हम आपके साथ अभी शेयर भी कर रहे हैं और ये आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में और पंजाब में भी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मानसून बारिशों का सिलसिला जहाँ पे जारी है, हाई अलर्ट भी है और ज़्यादा बारिशों के हवाले से पेश गोई भी की गई थी, लेकिन मुख्तलिफ हादसात हुए हैं। इसमें 126 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिसमें 53 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा जो हिलाकतों का मामला है वो करंट लगने और मकानों की छतें गिरने से हुआ है, जबकि कई सयाह भी इससे अफेक्ट हुए हैं। सारी सूरत हाल में जी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या दीगर इदारे जो हैं उनको हाईलाइट तो किया गया है, क्या इकदाम हैं। इस वक्त हमीदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिसी एडवाइज़र हैं PDMA के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह मलिक साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये मानसून बारिशों के हवाले से ज़ाहिर है अलर्ट जारी किए गए थे कि ये इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ओवरऑल मुल्क भर में क्या सूरत हाल है, हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आपका। इससे हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचेगी, जहाँ पर कोई खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हुई है उन लोगों तक। एक तो ये है कि बारिशें जो हैं, ये मानसून का मौसम है, सबको पता है। ये स्टार्ट जो जून से लेकर अक्टूबर तक ये सीज़न होता है और इसमें इस दफ़ा जो अलर्ट जारी किया गया था वो ये था कि मानसून अर्ली शुरू हो जाएगा। पहले आम तौर पर जुलाई, मिड जुलाई और उसके बाद आता है, लेकिन इस दफ़ा जून के आखिर में ही ये शुरू हो गया था। तो हर दफ़ा एक लॉन्ग टर्म होती है, जो लोगों को वार्निंग दी जाती है, अलर्ट जारी किया जाता है। एक होता है कोई एक हफ्ते के टाइम से और एक होता है 2 या 3 दिन से पहले से। इस दफ़ा सबको पहले बताया गया था कि जून में ही शुरू हो जाएगा, अर्ली मानसून आ जाएगा और बारिशें तकरीबन हर जगह पर हुई हैं। उसमें जो शुमाली पंजाब है और ख़ास तौर पर जो मशरक़ वाली साइड बनती है, नारोवाल, सियालकोट और गुजरात, इस साइड पे और लाहौर, इस साइड पे बारिशें ज़्यादा हैं इस दफ़ा। तो बारिशें हो रही हैं और उसमें जो आपने नुकसान की बात की, इसमें देखें हर बंदे के साथ जो इदारे हैं वो एक और बंदा उसकी हिफाजत के लिए खड़ा नहीं कर सकते। हर किसी का एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक एक पहले वक्त से पहले उनको आगाही देना, अलर्ट जारी करना, उनको बताना कि आपने ये अपना ख्याल रखना है या ये काम करने हैं और इनसे बचना है। और अभी ये आगे चल के प्रोग्राम में इस पे बात भी करेंगे। अभी जो आपने बात की कि अभी आगे सूरत हाल क्या है, तो आज 17 तारीख़ है और एक स्पेल जो है वो 21, 22 और 23 वाला वो फिर इसी हिस्से में जिसकी बात की है, ये जो हमालिया बनता है, कोई हमालिया जिसको कहते हैं, तो ये उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें कसूर में भी होगी बारिश, लाहौर में, नारोवाल में, गुजरात में, आगे पूरी बेल्ट में, जेलम और इक़दामात के हवाले से सर ज़ाहिर है अब आपने कहा कि आप इदारों का काम है पहले अवेयर करना, लेकिन अवेयर तो कर दे रहे हैं लेकिन साथ साथ इम्प्लीमेंट कराना भी कहीं ना कहीं इदारों की जिम्मेदारी है। तो इक़दामात क्या है, पहले से क्या तैयारी की गई थी और चैलेंजेस क्या रहे आपको? अच्छा, एक तो ये है कि पहले एक डिफ़ाइन करना होता है, हर किसी के रोल को डिफ़ाइन करना। जी। एक आम शहरी की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, एक ज़िले की इंतज़ामिया की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, एक वासा है उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, एक लोकल गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट जो है उसकी इदारे की जो है, हर इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पहले डिफ़ाइन कर लिया जाता है। तो इनका काम जो इदारा है, ये आप बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, हमारा काम जो है ना एक गाइडलाइंस देना लोगों को कि अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल होती है तो आपने ये काम करने और इनसे बात रहना। मिसाल के तौर पर ये आप ख़ुद जब इंट्रोडक्शन करवा रही थी, अभी आपने बताया कि इतने बच्चे जो हैं और उसमें बिजली लगने की वजह से, तो हम तो बाकायदगी से कहते हैं कि जब हम अलर्ट जारी करते हैं तो उसको सीरियसली लिया जाए और फिर आवाम का उसमें क्या, हमारी तरफ से तो पहुंच गया, वो सारे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल किया गया, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया, सारे का सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे पैगाम जा रहा है। और उसमें फिर करना क्या होता है, फिर
बताया गया है कि ये जो इलाके हैं, सबको पता है इन इलाकों में पानी आता है, तो उन इलाकों के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो पहले से अपनी तैयारी कर करके 1 दिन के लिए हो सकता है या 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के, उससे ज़्यादा नहीं होती बारिश जो है। वो ये तो नहीं है आज शुरू हुई है तो पूरा महीना बारिश होती रहे, वो 1 दिन में आधा दिन हो सकता है बारिश हो या कोई वक्फे से बारिश हो। तो सामान पहले से वो अपना इकट्ठा कर लें, खाना पीना, दवाइयाँ, जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना पड़ता है, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। ये पहला जो हमारी तरफ से एक मैसेज आता है कि वो इनका ख्याल रखें। अगर बाहर निकलेंगे, बारिश हो चुकी है तो क्या होगा, पानी खड़ा है, खंबे भी शॉर्ट हो सकते हैं, बिजली करंट आ सकता है। दूसरी सूरत में अगर ऐसा नहीं, फ़र्ज करें किसी ने गटर के होल खोले हुए हैं कि बारिश हो रही है तो पानी जाएगा उसमें, और बारिश आ गई, पानी ज़्यादा हो गया, अब वो गटर खुला है, बाहर निकलते हैं तो गटर में भी गिर सकते हैं। तो ये सूरत हाल से बचने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है कि अगर आप घर में हैं, आपकी बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर पानी जा सकता है, तो हम मना करते हैं कि जो बेसमेंट है उसका इस्तेमाल मानसून के अंदर ना किया जाए। ख़ास तौर पर उसमें सोना तो बिल्कुल कतई तौर पे मना है, और बच्चे हैं उनको भी। और जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, या UPS हो गया, कोई बैटरी हो गई, कोई फ्रिज हो गया, इस तरह के जो अप्लाइंसेस हैं उनको भी चाहिए कि वो किसी ग्राउंड फ्लोर पे रखें या फर्स्ट फ्लोर पे रखें जो अवेलेबल हो। और फिर जो जहाँ पर रह रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट हर घर में जाके उसकी असेसमेंट तो नहीं करती है, इसका घर जो है वो अंदर से उसका कैसा चल रहा है। बाहर से तो यकीनी बात है एक डेंजरस बिल्डिंग का सर्वे भी हो रहा है और लोगों को बताया भी जाता है, लेकिन अंदर की कहानी तो लोगों को खुद पता है। तो उनको चाहिए ना, जो ये क्लैप्सेस होते हैं, स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस जो है ना, वो तो लोगों को पता है जो रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो खुद ख्याल रखें। ये तो आपने लोगों के हवाले से बता दिया ना, अब आपने इदारों के हवाले से भी तो मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कोलैबोरेशन आप लोगों की मुख्तलिफ इदारों के साथ रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपनी जगह पे काम कर रही है, तो उसमें वासा भी इन्वॉल्व होगा, वेदर वाला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे होंगे। आप लोगों की कोलैबोरेशन के साथ क्या होता है ऑन ग्राउंड सूरत हाल, अगर अब डिज़ास्टर आ गया उसको मैनेज कैसे करना है? अच्छा, एक तो पहले ये आपको थोड़ा सा जो आपने अभी बात की कोलैबोरेशन के हवाले से, ये बड़ा अच्छा है सवाल, इस देखना चाहिए। एक जो डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उनका काम है वो वेदर का फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास गैजेट्स हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म जो है ना, वो एक फोरकास्ट दे देते हैं। उस फोरकास्ट के हिसाब से हम फिर उसको अपने छोटे पैमाने पर यानी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से फिर हम अलर्ट जारी करते हैं। वो तो देते हैं, ओवरऑल पैटर्न बताते हैं, पूरे मुल्क का बताते हैं। फिर हमारा डिपार्टमेंट जो है फिर उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आके तहसील के लेवल पे लोगों को फिर जो है ना वो अलर्ट जारी कर, फिर उधर से सिर्फ अलर्ट आता है मौसम का ये हाल होगा। हमारा जो है फिर उसके हिसाब से जो मौसम की सूरत हाल बताई गई उसके हिसाब से क्या करना है, तो वो जो एक SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, वो इशू की जाती हैं और वो पहले से की हुई होती हैं। ये नहीं है कि पहली वो उसी दफ़ा शुरू करते हैं, ये बाकायदगी से एक रूटीन मैटर है। और सीज़न के सीज़न के शुरू होने से पहले मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं। तमाम जितने महकमे आपने नाम लिया है जिनका रोल बनता है, वो बाकायदा तौर पर एक्सक्यूज़ मी, वो बाकायदा तौर पर एक मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल में होती है, फिर मई में होती है, फिर जून में होती है। वो सारे महकमे फुल फ्लैज जो है ना वो एक्सरसाइज होती है और वो बाकायदा मीडिया उस पर आता है और मीडिया फिर सबको बताता है। मॉक एक्सरसाइजेस तो मेरे ख्याल से विद इन द डिपार्टमेंट सही रहती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब सैलाब आता है तो वो मॉक एक्सरसाइजेस भी एक हद तक ही कामयाब हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम कुछ गाड़ियों के हवाले से बात करेंगे। नए माली साल 2025-26 के आगाज़ पर जी हुकूमत की जानिब से जो टैक्स पॉलिसी है उसमें तब्दीली ने गाड़ियों की कीमतों को एक नया रुख कह लें वो दे दिया। आम शहरियों के लिए जो इस्तेमाल होने वाली छोटी गाड़ियाँ थी वो महंगी हो गई हैं, जबकि जो हम सब जानते हैं लग्जरी कार्स जो कि एक स्पेसिफिक क्लास इस्तेमाल करती है वो गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, जिससे जो आम
शख्स है उस पर माली बोझ बढ़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस शख्स ने एक छोटी गाड़ी लेनी है अगर वो मज़ीद महंगी हो गई है तो ये भी एक अजीबोगरीब सी सूरत है। गाड़ियों पर जो लगे टैक्स है, इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आप पहले रिपोर्ट देखें फिर हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। नए माली साल 2025-26 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में हैरान कुन तब्दीली देखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से टैक्स पॉलिसी में रद्दोबदल के बाद छोटी और दरमियानी गाड़ियां महंगी जबकि लग्जरी गाड़ियां नुमाया तौर पर सस्ती हो गई। मालियाती साल की नई पॉलिसी के तहत मुतवसत तबके के लिए इस्तेमाल होने वाली 660 से 1300 सीसी तक गाड़ियां 1 से 2 लाख रुपए तक महंगी हो गई हैं। दरामदशुदा लग्जरी गाड़ियों पर ड्यूटी में कमी के बाद करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों पर 25 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक कमी देखी गई। पाकिस्तान में आमतौर पर गाड़ियां दो इकसाम की होती हैं, एक वो जो मकामी कारसाज इदारे असेंबल करते हैं और दूसरी वो जो बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं, और दोनों इकसाम की गाड़ियां किसी न किसी शक्ल में दरामदी अशिया पर इन्हिसार करती हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर अफराद की तरजीह छोटी या 1000 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियां होती हैं। मुतवस्सित तबका पहले ही महंगाई, पेट्रोल और डॉलर की उड़ान से परेशान है, वहीं अब छोटी गाड़ियों की खरीदारी भी एक चैलेंज बनती जा रही है। मुल्क में एक तरफ महंगाई का तूफान, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और दूसरी तरफ गाड़ी जैसी बुनियादी सहूलत पर भी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं। क्या पॉलिसी साजों को वाकई ही इल्म है कि एक तनख्वाहदार शहरी किस कर्ब से गुजर रहा है, या फिर ये रिलीफ सिर्फ उनके लिए है जो पहले ही सब कुछ खरीद सकते हैं? जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी है। सोलिया हसन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सोलिया फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सोलिया, ये वैसे एक आम आदमी की सोच ये होती है कि वो पूरी ज़िंदगी बचत करता है, कई बल्कि इनफैक्ट साल बचत करता है कि वो एक छोटी सी 650 सीसी 1000 सीसी गाड़ी ख़रीद ले। अब अगर वो गाड़ी भी उसकी पहुँच से बाहर है तो वो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल नर्मला कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आपने एक मौका दिया कि जहां मैं लोगों को एक पॉजिटिव व्यू भी दिखा सकूं। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारे पास न्यू एनर्जी पॉलिसी के ऊपर एक लेवी आया है जो कि बेसिकली आया है चेंज को लाने के लिए मुल्क में। क्यों? हम लोग पेट्रोल से हटकर अब आना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर। क्यों? उसमें हमें बहुत ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल उसके ऊपर बचत है। गवर्नमेंट में गाड़ियां यूज होती हैं, लोग बाइक्स यूज करते हैं, रिक्शे यूज होते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जो कि चेंज आ रहा है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑल ओवर। पहला स्टेप ये था कि आपकी गाड़ियां या बाइक्स या जो भी लोग कुछ भी इस तरह की सवारी खरीदते हैं वो थ्रू बैंक खरीदते हैं। बैंक ने अपने रेट्स नीचे करके, अपना कार्बोर नीचे करके, आपने देखा होगा कि 24-25 के लास्ट 6 मंथ्स में काफी एक राइज आया है ऑटोमोबाइल्स में। आपके बाइक्स जो हैं वो अराउंड 30 to 40% उनकी सेल बढ़ गई है, आपके रक्षों की 28% अबव सेल बढ़ गई है, आपकी गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके कमर्शियल व्हीकल्स की भी सेल, जो लोग सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं और उससे कमाते हैं डेली का, उसकी सेल भी बढ़ गई है। अब अल्टीमेटली आप देखें कि पाकिस्तान ने भी उसी सिमत में जाना है जहां पूरी दुनिया मूव कर रही है। दुनिया मूव कर रही है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। उसका क्यों दुनिया मूव कर रही है? देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें ये करना है। पाकिस्तान उन चंद पहली 5 कंट्रीज में से है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो है असर हो रहा है। आप ये देखें, स्मॉग के इश्यूज हैं, लाहौर में जो लोग बैठे हैं वो फेस कर रहे हैं। ओवरऑल कंट्री में क्लाइमेट इश्यूज, फसलें उससे खराब हो रही हैं। आपका फूड जो है, जितना भी खाना पीना, फसलें, फल, ये सब चीजें इसलिए महंगी हो रही हैं बिकॉज मौसम की खराबी है और वो चीजें जो उनके टाइम पर उगने का टाइम है उस टाइम पर मौसम ऑफ होता है। तो एक ये सर्कल है। गवर्नमेंट एक चेंज लाने की कोशिश कर रही है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। देखें, जो हमारी आप कह रहे हैं ना बेसिक जरूरियात हैं, लोगों की एक छोटी गाड़ी है, इज्जत से वो आते जाते हैं एक से दूसरी जगह, तो सबको ये बता दूं कि 13 सीसी से नीचे 1% है टैक्स। 13 सीसी से 18 सीसी के बीच में जो कि आपकी डिग्गी वाली गाड़ी जिसमें आ जाती है उस पे टैक्स आपको लग रहा है 2%। और जो 1800 से ऊपर की गाड़ियां, उन सब पर टैक्स लग रहा है 3%। तो जिन लोगों का कमाने का एक सिस्टम ऊपर का है, जो कि अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनको 3% टैक्स देना पड़ रहा है।
जो लोग नीचे हैं उनको कम टैक्स क्यों दे रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि अब आप पेट्रोल के भी आपने देखा ना रेट बढ़ गए, कल ही बढ़ा है 5-6 रुपए बढ़ गए, ये बढ़ता जाएगा, एवरी ईयर ये बढ़ेगा। ये प्लान है गवर्नमेंट का कि अल्टीमेटली हमने एक सेविंग के ऊपर जाना है। यस, इससे एकदम से लोगों को फील होगा कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, ठीक है, मॉनेटरी बर्डन आ गया है, हमारी पहली लाइफस्टाइल इतनी महंगी हो गई है, जो चीज कल 10 रुपए की थी आज वो 50 रुपए की हो गई है। यस, आई एग्री विद दैट, लेकिन हमने इसको चेंज करना है ना। उस चेंज को लाने के लिए ये पॉलिसी बहुत कारआमद इस तरह से साबित हुई है, क्या होगी इन फ्यूचर के लोग इलेक्ट्रिक के ऊपर जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक के लिए उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कह दिया जी, मोटरवे पर इतने लगेंगे, शहरों में इतने इतने, तो हर गवर्नमेंट ने जो प्रोविंशियल लेवल पर आकर उन्होंने जितने भी चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर उन्होंने एक फैसिलिटेशन दे रहे हैं। कोई ये अब प्रोविंशियल के अंडर आ रही है, बाकी चीजें कोई लैंड दे रही है गवर्नमेंट। अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट करती हैं ये उस पर डिपेंडेंट है। तो लोगों को आई बिलीव, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारी इंपोर्ट पेट्रोल की कम होगी डॉलर नीचे आएगा। हमारी इकोनॉमी पेट्रोल डॉलर इकोनॉमी है, बिल्कुल सही, हमारा डॉलर नीचे आएगा। गाड़ियों की फैसिलिटेशन होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स भी बढ़ गया, आपको पता है कि पैसेंजर कार्स पर। तो यस, बेसिकली ये इसलिए आई है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो पेट्रोल गाड़ियों से हटकर अब इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करें, जहां तो पूरी दुनिया सालिया ये जो लग्जरी कार्स हैं इनके ऊपर प्राइसेस कम हुई हैं, इसकी क्या लॉजिक है, ये भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ओके, अच्छा, लॉजिक ये है कि इट्स हाफ इंफॉर्मेशन, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। बेसिकली जो मैं भी समझती हूँ एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है इस पूरी पॉलिसी में, वो ये है कि जो सीबीओ यूनिट है, यानी कि बाहर से जो बनी बनाई गाड़ी आती है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने वही टैक्स डाला है जो पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ी के ऊपर है। ये ज्यादती है। इससे ये होगा कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो चला रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें हो रही हैं, उससे चल रही हैं, काफी सारे काम उसके साथ चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये डिस्करेजिंग चीज है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग का एक माइंडसेट है यार, जापानी गाड़ियां हम इंपोर्ट करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छी गाड़ी है। पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन छोटी गाड़ियां बहुत इंपोर्ट होती हैं, और या बिल्कुल छोटी हैचबैक से इंपोर्ट होती हैं, या बहुत बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। तो उन दोनों का टैक्स सेम कर दिया जो गाड़ी पाकिस्तान में उसी साइज की असेंबल हो रही है। ये एक ज्यादती है, आई टोटली एग्री, एंड गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि जो सीबीयू बनी बनाई गाड़ी होती है ना, सही, वो और जो बना रहा है गाड़ी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ऐड हो जाती है, जो यहाँ पाकिस्तान में बना रहा है। जो बाहर से मंगवाएगा उसके लिए बाहर को आप डॉलर दे रहे हैं, हमारा फिर डॉलर लीक हो रहा है। तो एक जगह से आप सुराख बंद कर रहे हैं, दूसरी जगह आप सुराख कर रहे हैं। दिस इज हाउ आई वुड पुट इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सोलिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सोलिया से हमारे साथ मौजूद थी जी, इस वक्त जो टैक्सेस की सूरत हाल है इस पर अपना तज्जिया दे रही थी, पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए। अब हम बात करेंगे फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज के नामवर अदाकार अलबेला की, जिनकी आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। अख्तर हुसैन अलमारूफ हाजी अलबेला 63 बरस की उम्र में दिल के आर्जे में मुब्तला हुए और उससे इंतकाल कर गए। और अलबेला ने 70 की दहाई में अगर बात की जाए तो अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया, कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी ज़िंदगी के हवाले से अलबेला साहब को आज हम 21वीं बरसी के मौके पर याद कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा किचन का रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्र है मालिका। क्या बना रहे हैं? जी आज हम बना रहे हैं वाइट हांडी। ठीक है। और वाइट हांडी हमारी जो है ना ये बनती है बोनस के अंदर। ठीक है। और बोनस जो है ना वो क्यूब होने चाहिए, और क्यूब को जो है ना उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद, क्यूब कटिंग करने के बाद उसे अदरक लहसुन और सिरका और सॉल्ट और हल्दी के अंदर मैंने उसे डिप किया है, फिर उससे फ्राई किया है, और फ्राई करने के बाद उसकी प्याज के अंदर ग्रेवी बनाई है, प्याज और दूध, प्याज और दूध को बॉईल किया, दूध के अंदर। ये आपको कमर्शियल जो है ना आपको वो हांडी घर में जायका मिलेगा। और प्याज को मैंने बॉईल किया है, और बॉईल करने के बाद उसे ग्राइंड किया है, और ग्राइंड करने के बाद फिर उसकी जो है ना भुनाई की है, और जो हमारा बोनस था उसको फ्राई किया हुआ वो मैंने उसके अंदर ऐड किया। तो स्पाइसेस कौन कौन से ऐड किए? स्पाइसेस सिर्फ ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन की पेस्ट और ब्लैक पेपर। अच्छा। लास्ट में हम लगाएंगे, जब दम लगाएंगे
तो उसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और वाइट पेपर For the aroma, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए, बस ये जो हमने लास्ट पे मसाले लगाने। वरना से ब्लैक पेपर, वैसे ब्लैक पेपर के अंदर खाना वैसे ही बड़ा अच्छा बनता है, हमें ज़रा ज़्यादा स्पाइसेस की आदत होती है। यस, तो ये भी कुछ मेथड इसी तरह से कि जब हम इसे फ्राई करते हैं ना, फ्राई करने के बाद जो है ना इसका जो टेंडर है वो बहुत अच्छा आता है। ओके। तो ये हमारी जो है ना वो ऑलमोस्ट फाइनल लुक जो है ना तैयार हो चुकी है। बेहतरीन। और ये हमारा अब जो है ना दम लगने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको दम लगाएंगे। दम लगाएंगे। और दम इसको आपने थोड़ा ग्रेवी उसमें रखा है, राइट? यस, उसकी ग्रेवी रखी है। है। और इसकी जो क्यूब है बहुत टेंडर बना है इसका। टेंडर बना है। क्यूब्स आपने छोटे रखे हैं? छोटे रखे हैं क्यूब। हांडी के अंदर जो है ना वो क्यूब ही होते हैं छोटे, छोटे। साइज ये साइज होगा। ठीक। और कढ़ाई में हम रखते हैं जरा हड्डी वाला। कढ़ाई हड्डी वाला होगा, जैसे ब्रोस्ट वाली हड्डी होती है वो पूरे का पीस। ये मुझे बड़े अरसे के बाद डिफरेंस पता चला कि हांडी में ये होता है और कढ़ाई में इस लाइक हड्डी वाला गोश्त होता है। जबरदस्त। चलिए जी, आप इसको दम दें। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन ये आपने साथ वाइट में क्या रखा? ये बनाया मैंने जीरा रायता। जीरा रायता। जीरा रायता। ओके ओके, परफेक्ट। चलिए फाइनल प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। हमें ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हमारे पास एक स्टोरी है। अच्छा है, ओके सॉरी, मुझे लगा ब्रेक लेनी है। सिंध हुकूमत ने जी ऐलान किया है कि अब तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो हैं उन पर नई अजरक डिज़ाइन वाली जो सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो लगाना लाजमी होगा। वज़ीर एक्साइज के मुताबिक जी ये प्लेट सिंध की सकाफत की अलामत है और उसमें जदीद सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे बारकोड है, चिप है, लेज़र सीरियल नंबर वगैरह। और कराची जैसे मसाइल ज़्यादा शहर में जहाँ पे हम बात करें कि शहरी पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सड़कों की खस्ता हाली हो, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। वहाँ सिंध हुकूमत की तरजीहात ने हैरान भी किया है, सबको कुछ परेशान भी किया है। इस वक्त महकमा एक्साइज एंड जो टैक्सेशन है उसके दफातर में गैर मामूली रश भी देखने को आ रहा है और शहरी घंटों कतारों में लगे भी हुए हैं। इस वक्त क्या है, आवाम इस हवाले से क्या सोचती है, उन्होंने क्या कहना है इस नए इजरा के हवाले से जो अजरक के डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स हैं, आपको ज़रा सुनवाते हैं। सिंध में घूम रहे हैं तो सिंध की नंबर प्लेट होनी चाहिए और अजरक भी वही सिंधियों का कल्चर आपको पता है, उसके लोगो है। अजरक वाली नंबर प्लेट लगाओ, अच्छी बात है। और ये अजरक वाली प्लेट सिर्फ अजरक वाली प्लेट नहीं है, इसके अंदर जो मोनोग्राम लगाया जा रहा है उसके अंदर आपका सब कुछ उसके अंदर है, महफूज है। कुछ भी नहीं कहेंगे भाई, बस एक पॉलिसी चल रही है इन लोगों की और परेशान करने का काम है और कुछ भी नहीं है सिलसिला। आवाम को लूटने के लिए बस सारे चक्कर इन लोगों ने स्टार्ट किए हुए भाई। रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी का है, सड़कें बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। वो चीज़ें जो करने के हैं वो काम कर नहीं रहे और ये दूसरी चीज़ों में बस किसी तरीके से जो ना आवाम को लूट लें। अब एक गरीब बंदा 1500-2000 कैसे प्लेट अरेंज करेगा? हुकूमत जो कह रही है वो तो हम करना चाहिए, लेकिन इसकी एक आगे वजूहत हो सकती हैं, वो आपस में कौम परस्ती की बात है। जब गवर्नमेंट ने कहा है तो अब लगानी तो पड़ेगी ना, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो ये चालान कटेगा और क्या होगा। अच्छा जी, ठीक है। मिले जुले तासुरात हैं आवाम के। मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी इन तासुरात को इस नंबर प्लेट के हवाले से। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से, हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो नए जो इनिशिएटिव कह लें, इससे क्या आपकी राय से मैं आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सिंध हुकूमत के इनिशिएटिव्स हम देखते हैं कि आवाम की सहूलत के लिए तो कभी हमने नहीं देखे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से 17 साल से सिंध हुकूमत बरसर इक़्तिदार है और इन 17 सालों में कराची नीचे की जानिब चला जा रहा है, मुस्तकिल तनज़्ज़ुली है, कराची के अंदर तबाही है, सड़कें बर्बाद हैं, नाले उबल रहे हैं, गटर बह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, अजीब गरीब सूरत हाल है कराची के अंदर। लेकिन सिंध हुकूमत को अजीब अजीब नई नई स्कीमें सोचती हैं। और अब ये देखिए जो अजरक वाली नंबर प्लेट है, अजरक वाली नंबर प्लेट में अजरक से हमें ज़ाहिर है कोई भी मसला नहीं, हम एथनिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन सिंध हुकूमत जिस तरीके से सिंधी कल्चर को इस्तेमाल करती है उससे बिला वजह एक इश्तियाल लोगों के अंदर पैदा होता है और ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत कोई तासुब वाला काम कर रही है। हालांकि हमें ये पता है कि सिंध हुकूमत सिंधियों के लिए भी कोई काम नहीं करती, सिंध की भी यही सूरत हाल है, सिंध भी बर्बाद है। अब कराची में अजरक वाली नंबर प्लेटों के नाम पर जो धंधा शुरू हुआ है उसमें क्या किया है कि देखिए इनके पास नंबर प्लेटें इतनी जारी करने की कैपेसिटी नहीं है। अब जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आपने शुरू कर दिया इस मामले को, अब शुरू कर दिया है
तो आप उसके लिए जो टाइम फ्रेम ऐसा रखें कि लोग सहूलत के साथ नंबर प्लेट ले सकें, लेकिन आपने उसके साथ ही चालान करने शुरू कर दिए और सिंध भर से लाए हुए जो शिकरे हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको आपने कोनों पर और चौराहों पर और हर मोड़ के ऊपर खड़ा कर दिया। आप देखें वो किस तरह ऐसा लगता है शिकार करने के लिए खड़े हुए हैं। गुज़िश्ता 2 महीने में इन्होंने 52,000 मोटरसाइकिल इस चक्कर में पकड़ी। अब चक्कर क्या है? अच्छा, सॉरी सैफुद्दीन साहब, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, आपने अभी जैसे बात की, क्या सिंध के अंदर, कराची के अंदर सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं? मतलब ट्रैफिक के मसले हों, चोरी चकारी के मसले हों, फिर पानी के मसले हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हों, ये इतने बेसिक ह्यूमन राइट्स के, इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ के मसले हैं, क्या वो सब ख़त्म हो गए हैं? जो कि अब हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। हमें अजरक से कोई एतराज़ नहीं है, आई सो अग्री विद दैट, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है, आई लव इट। हम सिंधी कल्चर को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रायोरिटी, क्या हमारी प्रायोरिटी ये है कि अब हमने नंबर प्लेटें इस तरह से करनी है और बाकी मसाइल को एड्रेस नहीं करना? देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ कि कराची में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। 60% आबादी कराची की पानी से महरूम है और जो K4 का प्रोजेक्ट है वो अब तक ये पूरा नहीं कर पा रहे। उसको तकरीबन 25 साल हो गए और उसके अंदर आज ही रिपोर्ट छपी है ऑडिटर जनरल की कि बड़े पैमाने पर उसके अंदर करप्शन हो रही है। ठीक है ना, लोगों को सड़कें फराहम नहीं कर पा रहे, कराची की सारी सड़कें टूटी हुई है, नालों की सफाई नहीं कर पाते, मामूली सी बारिश हो जाए तो पूरा कराची जो है उसमें नाले उबलने लगते हैं, कचरा इनसे नहीं उठ रहा। अब कराची में इन्होंने लोगों का हक सलब करते हुए मेयर अपना मुसल्लत कर दिया लाके। चलिए, अब तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहा ना, अब मेयर भी आपका है, अब सिंध हुकूमत भी आपकी है, अब सारी चीज़ें आपकी हैं, सारे वसाइल आपके हैं, सारे टैक्सेस आप ले रहे हैं। देखिए, एक इन्होंने MUCT से पहले लगाया था, आपको पता है कराची में, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से MUCT वसूल कर रहे हैं। लेकिन जब मेयर साहब से पूछा जाता है कि आप कराची में तामीर और तरक्की का काम क्यों नहीं कर रहे, तो फरमाते हैं गली मोहल्लों की तामीर और तरक्की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मोटर व्हीकल टैक्स देखिए सिंध हुकूमत वसूल करती है कराची से। जमात इस्लामी के जो मेयर थे 80s के अंदर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि ये मोटर व्हीकल टैक्स कराची को मिलना चाहिए ताकि कराची की सड़कें और कराची की जो भी ये सारी की सारी स्ट्रीट्स हैं इसको हम ठीक कर सकें। लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स भी रख लेते हैं। अब नंबर प्लेट के नाम पर जो ये धंधा शुरू किया है, ये पैसे जमा करने का धंधा है ना, कानूनी और गैर कानूनी। नंबर प्लेट से जो पैसे इनको हासिल होंगे, ज़ाहिर एक बहुत बड़ी रकम है। अब सवाल पूछने का ये है कि जब आप एक दफ़ा नंबर प्लेट जारी कर चुके, सरकारी नंबर प्लेट लोगों ने ले ली, अब दोबारा जब आप जारी करना चाहते हैं तो दोबारा लोग पैसे क्यों दें? कल आप कहेंगे जी अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है, हम सिंधी टोपी वाली नंबर प्लेट लाना चाहते हैं, फिर उसके लिए आप पैसे लोगों से वसूल करने शुरू करेंगे। अच्छा, सैफुद्दीन साहब, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी इस पे भी आप कमेंट करें। जाहिर है, अब आपने खुद भी बात की कि जो सारी सूरत हाल है इसमें अब मेयर भी इनका है, सारी कुछ है, लेकिन अब ऑपोजिशन का रोल भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ ऑपोजिशन आप लोग क्या समझते हैं, कैसे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कारकर्दगी बेहतर करने के लिए? क्योंकि जाहिर है मसाइल तो अपनी जगह, कचरे का मैं पहले इंट्रो में कचरा कहना भूल गई थी, जो कि बहुत बड़ा मसला है कराची में। देखिए, ये बदकिस्मती है कि जो अक्सरियत रखने वाली पार्टी है जमात इस्लामी, वो अपोजिशन में इस वक्त है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन में हम हैं, हमें अपोजिशन में धकेल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम एक अच्छी मस्बत अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पर मामला को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वहीं पर हम इनके साथ इस मामले में ताउन करें। अभी आप देखिए कि सईद गनी साहब के साथ जो वज़ीर बल्दियात हैं, हमने 9 टाउन चेयरमैन के साथ मुलाकात की और सारे मसाइल पर डिस्कस किया। मेयर साहब जो है उनके साथ भी डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि सिंध हुकूमत का ना कोई विजन है और ना कोई उसकी नीयत है काम करने की। 17 साल से हम ये देख रहे हैं, बातें हो रही हैं, ऐलानात हो रहे हैं, टैक्सेस वसूल हो रहे हैं और मुस्तकिल कोई ना कोई इस तरह की चीज़ हो रही है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत कोई भी काम ऐसा करने को तैयार नहीं है। इवन आप देखिए ना कि कराची में ये अगर एक अंडरपास बनाने की कोशिश करते हैं वो नहीं बना पा रहे। करीमाबाद पर आप देखिए 2-2.5 साल हो गए, खुदा पड़ा है भाई। जब पंजाब के अंदर एक अंडरपास 6 हफ्ते में 7 हफ्ते में तैयार हो जाता है, आप 2.5 साल में तैयार नहीं कर सके। इस कराची यूनिवर्सिटी रोड आप देखिए, सिंध हुकूमत ने खोद के डाल दी है, BRT का मंसूबा है ये वाला। 2-2.5 साल हो गए और अभी कहते हैं 2-2.5 साल आइंदा कोई उम्मीद नहीं है। मतलब इस कदर नाअहली है, आप K4 का मंसूबा तकमील नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं और
2-2.5 साल तक ये मुकम्मल नहीं हो सकता। हर काम में 2-2.5 साल का ये इजाफा करते चले जाते हैं। कोई कराची के शहरियों, मतलब मैं ये कहता हूँ कि सिंध में कराची मौजूद है, पता नहीं सिंध की बदकिस्मती है, कराची की बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर मुसल्लत हो गई है। कराची का इंतजाम सिंध हुकूमत से नहीं संभल रहा, वो कराची का इंतजाम चलाना ही नहीं चाहती। हम तो इसलिए समझते हैं कि कराची का इंतजाम जो है, इसके लिए कोई और ऐसा हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि कराची के लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। ये तो रिलीफ देने के मूड में ही नहीं है। कचरे की आपने बात की, देखिए ना, इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो यूनियन कमेटी है, वो टाउन हैं, सारे इख्तियारात उनसे छीन लिए और सारे इख्तियारात हुकूमत सिंध को मुंतकिल कर दी। सैफुद्दीन साहब, अब ये हल कैसे होगा? ये हल कैसे होगा आप ये बताएं ना। हम अभी नंबर प्लेट्स की बात करें, मैं तो परेशान हूँ कि इतने सारे मसाइल मैं कराची के रोज़ बैठ के सुबह डिस्कस कर रही होती हूँ और आज मैं अजरक वाली नंबर प्लेटों की बात कर रही हूँ। इमेजिन, हर रोज एक नया मसला है ना। अब देखिए, खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाए, इन्होंने नाले साफ नहीं किए हुए तो बारिश का इशू शुरू हो जाएगा। अभी कोई और मसला इस तरह का आ जाए, अभी देखिए ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पूरी एक माफिया बनी हुई है, उसकी गफलत से 2 बिल्डिंग्स गिर गई कराची में, जिसमें सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर 27 अफराद जो है जहाँ भाग हुए। मतलब सिंध में तो आप देखें ना कि ऐसा लगता है कराची में बिलखसूस कोई आफत आई हुई है। सिंध हुकूमत नहीं है, कराची के शहरियों पर 17 साल से एक आफत मुसल्लत है। आप ये कह रही हैं कि मसला कैसे हल होगा? देखिए, मसला हल होने की दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कराची के शहरियों ने जिन लोगों को मुंतखब किया है, जमात इस्लामी को मुंतखब किया था, जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में नंबर 1 पार्टी थी कराची की, सही है ना। 5 लाख वोट से ज्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले थे, पीपल्स पार्टी को 1.25 लाख वोट मिले थे। आपने 1.25 लाख वोटों वाली पार्टी को कराची में मुसल्लत कर दिया। वो कराची की प्रॉपर स्टेक होल्डर है ही नहीं, कराची की ओनरशिप नहीं लेती, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि आप कराची को उसका हकीकी नुमाइंदा, हकीकी मेयर दें। दूसरी बात ये है कि हम अपोजिशन में हैं, हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अवाम को बेदार कर रहे हैं, मुसलसल सड़कों पर हैं। अच्छा सैफुद्दीन साहब, मुझे एंड में बताएं, आपने लगवा ली है नंबर प्लेट अजरक वाली? नहीं, मिली नहीं है। वो 8 महीने आगे की तारीख दे रहे हैं। अगर नंबर प्लेट के लिए इस वक्त आज अप्लाई करेंगे ना, तो आपको 8 महीने बाद की डेट मिलेगी। लेकिन रिश्वतें चले, फिर आपको भी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका भी चलान हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, जमात इस्लामी से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते शेफ नदीम चीमा साहब की खूबसूरत खुश शक्ल और आई एम श्योर कि बहुत लजीज हांडी भी तैयार हो गई है। फाइनल प्रेजेंटेशन ये आपने इसमें क्या रखा है साइड पे ट्रे में? ये साथ में मैंने वो गार्निश के लिए रखा हुआ है। ओके, गार्लिक के साथ गार्निश भी किया है। वेरी और इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी कि जो है ना, इसके दम लगाते हुए जो ना हम बुनाई करेंगे दही, योगर्ट और क्रीम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पाइस के लिए मैंने थोड़ा सा करने के लिए ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया था, ग्राइंड करके। यस, ठीक है। तो इसका जो है ना वो स्पाइस दम बहुत। में आपने योगर्ट और क्रीम ऐड करनी है, और उसके बाद आपने स्पाइसेस के लिए आप इसमें ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लाल मिर्च, अधकुटी मिर्च आपने इसमें नहीं डालनी है, आपने काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।